हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लिप्ड एकेडमी। आपका फ्लिप्ड एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आधुनिक भारत के इतिहास की लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें हमने शुरू किया था यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन से। तो उसमें हमने पहले की वीडियो में पढ़ लिया है कि किस तरह यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, उनका आने का क्या क्या क्रम था, उनका क्या क्या स्थापना का क्रम था, वो सब हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि भारत में आने वाली पहली कंपनी जो कि पुर्तगाली थी, पुर्तगाली कंपनी के बारे में डिटेल में देखा। उसके बाद हमने देखा डच कंपनी के बारे में, जो भारत में आने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनी थी। डच कंपनी को काफ़ी डिटेल में देखने के बाद आज हम शुरू करेंगे ब्रिटिश कंपनी के बारे में। तो ब्रिटिश कंपनी जो थी वो भारत में आने वाली सबसे सफल यूरोपीय कंपनी थी, जो कि अपने उद्देश्यों में सबसे ज़्यादा सफल रही थी। उसका जो प्रारंभ में जो उसका नारा था वो था भूभाग नहीं व्यापार, मतलब कि वो भूभाग करने नहीं आए थे, वो व्यापार करने आए थे, ये उनका कहना था। पर क्या हुआ कि धीरे धीरे जब वो भारत में व्यापार करते रहे तो उनका लालच बढ़ता गया और उन्होंने भारत के भूभाग अर्जित करने शुरू कर दिए और भारत की राजनीति में भी रुचि लेने लगे। तो ये सभी चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे। और ब्रिटिशर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आधुनिक भारत में इसी से बनते हैं। तो ये चीज़ें हम आज शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो ब्रिटिश कंपनी के बारे में जैसे हम देखते हैं, तो ब्रिटिश कंपनी के आने से पहले कुछ ब्रिटिश नागरिक आए थे। तो सबसे पहले हम उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1579 में 1579 में एक ब्रिटिश नागरिक आया था, प्रथम ब्रिटिश नागरिक। वो कौन था? जो प्रथम ब्रिटिश नागरिक 1579 में आया था उसका नाम था थॉमस स्टीफन। थॉमस स्टीफन भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। उसके बाद 1588 से 91 तक एक दूसरा ब्रिटिश नागरिक आया था जिसका नाम था राल्फ फिच। एक दूसरा ब्रिटिश नागरिक था और ये मुगल दरबार में आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक। अब तीसरा इसके बाद हम देखते हैं 1599 में जॉन मिल्डन हॉल। ये एक ब्रिटिश नागरिक था जो कि पश्चिमी भारत में आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक था। पश्चिमी भारत में प्रथम ब्रिटिश नागरिक। तो अभी हमने जो देखे, पहला 1579 में जो पहला ब्रिटिश नागरिक आया था वो थॉमस स्टीफन था। अगर बात करें मुगल दरबार की, तो मुगल दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक रॉल्फ फिच था, जो 1588 से 91 तक आया था। और उसके बाद 1599 में जॉन मिल्डन हॉल आया था, जो पश्चिमी भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। तो हम तीनों को इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी तरह से याद रखेंगे। अब ये जो जॉन मिल्डन हॉल आया था, ये 7 साल भारत में रहा था। 7 साल भारत में रहा था। अब एक कंपनी थी जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पहले आई थी भारत में, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो वो 1593 में भारत में आई थी
और उसका नाम था लिवेंट कंपनी। ये लिवेंट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भारत में आने के लिए इसको अनुमति मिल गई थी, परमिशन मिल गई थी व्यापार करने की। पर क्या हुआ कि ये अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई ये भारत में व्यापार करने के लिए, तो इसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ते भी नहीं हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो 1599 में उसकी स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस कंपनी का जो नाम था एक्चुअल में, प्रारंभिक नाम था, वो नाम था, प्रारंभिक नाम, इस कंपनी का प्रारंभिक नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम था, प्रारंभिक नाम, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो ये कंपनी का प्रारंभिक नाम था, जिसको नाम को बदलकर ये नाम 1599 से 1833 तक रहा था। और 1833 में कंपनी का नाम बदल दिया गया था, और बदलकर जो नाम कर दिया था वो कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक ये बात हमें याद रखनी है। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको भारत में व्यापार करने के लिए, भारत में नहीं मतलब पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए परमिशन चाहिए थी। और उसके लिए इन्होंने आवेदन दिया था इंग्लैंड की महारानी के लिए, इंग्लैंड की महारानी को आवेदन किया था पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। तो जिसकी इन्हें अनुमति मिली थी 1600 में एलिजाबेथ प्रथम से अनुमति मिली थी पूर्वी देशों के साथ व्यापार की 15 वर्षों की अनुमति। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में एलिजाबेथ प्रथम की तरफ से अनुमति मिली थी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की, और वो कितने वर्षों के लिए मिली थी? 15 वर्षों के लिए, जिसको बाद में 1609 में बढ़ाकर अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया था। तो ये किसने किया था? ये किया था जेम्स प्रथम ने इसको बढ़ाकर अनिश्चित काल कर दिया था, अनिश्चित काल कर दिया था। और इस अनुमति को 2 साल का नोटिस देकर 2 साल का नोटिस देकर
कभी भी हटाया जा सकता था इस अनुमति को। तो ये सब है भारत में जो ब्रिटिश कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति मिली थी, भारत में और पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार करने की अनुमति मिली थी, ये वो हमने देख लिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश कंपनी कैसे कैसे आई, कौन से उनके जो अधिकारी थे वो भारत में आए और किस तरह उनको भारत के में जो उस समय मुगल सत्ता स्थापित थी, मुगल सत्ता से उनको अनुमति लेनी थी, वो किस तरह से उन्हें मिली। और जो पहले से पुर्तगाली भारत में जमे हुए थे, उनका जो एकाधिकार स्थापित था, उन्होंने उनका एकाधिकार किस तरह से समाप्त किया, वो सब चीज़ें हम देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले ब्रिटिश कंपनी की तरफ से अधिकारी आए थे, ब्रिटिश कंपनी की तरफ से जो सबसे पहले भारत में आने वाला जहाज़ था, उस जहाज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो 24 अगस्त 1608 में 24 अगस्त 1608 में एक ब्रिटिश जहाज़ आया भारत में। ब्रिटिश जहाज़ आया भारत में जिसका नाम था हेक्टर। हेक्टर नाम का एक पानी का जहाज भारत में आया ब्रिटिश। ये पहला जहाज था और जो इसका कैप्टन था, इसका कप्तान था, उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। तो जो भारत की तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से पहला अधिकारी भारत में आया था कंपनी की तरफ से, उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। इसके साथ में एक दूसरा जहाज भी आया था, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो हम सारी चीज़ें पढ़ते चलेंगे, हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था प्रश्न काफ़ी डीप में पूछे जाने लगे हैं, तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। इसके साथ में जो दूसरा जहाज आया था, उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन। और इस रेड ड्रैगन जहाज का जो कप्तान था, उसका नाम था कैप्टन विलियम किलिंग। कैप्टन विलियम किलिंग, ये रेड ड्रैगन जहाज का कप्तान था। अब ये जो आए थे भारत में, ये अपने साथ एक पत्र लेके आए थे जो कि जेम्स प्रथम का पत्र था। जेम्स प्रथम जो कि उस समय इंग्लैंड का महाराजा था, उसका पत्र लेके आए थे। और वो किसके नाम लाए थे? वो लाए थे अकबर के नाम। जबकि अकबर 1608 तक अकबर जो था वो गद्दी से हट गया था और उसकी जगह जहांगीर मुग़ल बादशाह बन गया था। पर जो पत्र था वो पहले ही लिखा जा चुका था और वो अकबर के नाम लिखा जा चुका था। तो ये भी हम एक बार नोट कर लेते हैं। ये अपने साथ जेम्स प्रथम का पत्र लाए थे जो कि नाम था किसके? अकबर के नाम था। अकबर के नाम था। और ये दिया किसको गया? जहांगीर को, जो कि उस समय मुगल बादशाह था। ठीक है जी। अब जो कैप्टन हॉकिंस था, ये जब जहांगीर के दरबार में गया तो ये अरबी और तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञानी था और इसको पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का भी काफ़ी अनुभव था। इसीलिए इसको पहले भेजा गया था कंपनी की तरफ से। और जब ये जहांगीर के दरबार में गया तो इसने जो बात की वो तुर्की भाषा में बात की और उससे जहांगीर जो था वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसने जो कैप्टन हॉकिंस का नाम एक इंग्लिश खान नाम रखा, इंग्लिश खान की उपाधि दी कैप्टन हॉकिंस को। ये भी हम नोट कर लेते हैं। कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में तुर्की में बात की, जिसकी वजह से इसको उपाधि मिली, उपाधि
इंग्लिश खां की, इंग्लिश खान की उपाधि इसको जहांगीर ने दी। ठीक है जी। अब देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद कैप्टन हॉकिंस जो आया था मुगल दरबार में, उसको परमिशन इंग्लैंड से तो मिल गई थी, इंग्लैंड से उसको एलिजाबेथ प्रथम से परमिशन मिल गई थी भारत में व्यापार करने की 15 साल के लिए। पर उसको भारत में भी परमिशन लेनी ज़रूरी थी व्यापार करने के लिए, क्योंकि भारत में उस समय जो सत्ता थी वो मुगलों के हाथ में थी। तो जब वो जहांगीर के दरबार में परमिशन लेने जाता है, कौन आ रहा हूँ प्यारा, तो जब वो जहांगीर के दरबार में परमिशन लेने जाता है तो उसको परमिशन तो मिल जाती है, परमिशन मिलती है, पर उसको तो उसको परमिशन मिल जाती है सूरत में व्यापार करने। तो जब वो मुगल दरबार में जाता है जहांगीर के पास, तो उसे परमिशन लेनी होती है भारत में व्यापार करने की, और उसे सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन भी मिल जाती है। पर जब ये बात पुर्तगालियों को पता चलती है तो पुर्तगाली क्या करते हैं, पुर्तगाली को ये बातें पसंद नहीं आती हैं और वो इसका विरोध करते हैं। तो पुर्तगालियों के दबाव में आने पर जहांगीर इस परमिशन को, इस अधिकार को वापस ले लेता है और अंग्रेज़ों को फैक्ट्री लगाने की बात में मना कर देता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में जाते हैं और उन्होंने परमिशन मांगी होती है तो उनको सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिल जाती है। तो जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री, ब्रिटिशर्स को फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी। तो सूरत में फैक्ट्री लगाने की जहांगीर से अनुमति मिल जाती है उनको। उसके बाद क्या होता है, पुर्तगाली के दबाव में आकर जो अनुमति थी वो रद्द कर दी। तो ये हमने देखा। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ब्रिटिशर्स और पुर्तगालियों के बीच में मतभेद हो गए। उनको आपस में, उनके बीच में एक युद्ध हुआ जिसको कहते हैं स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध। स्वालीज हॉल। ठीक है जी। स्वाली का युद्ध हुआ, ये हुआ 1612 में। और ये किस किस के बीच में हुआ, पुर्तगालियों वर्सेस ब्रिटिश, पुर्तगाली और ब्रिटिश के बीच में हुआ, जिसमें ब्रिटिश की तरफ से जो अधिकारी था उसका नाम था कैप्टन बेस्ट, जो ब्रिटिश की तरफ से अधिकारी था। अब इस युद्ध का नतीजा क्या निकला, इस युद्ध में पहले तो पुर्तगालियों की हार हुई और ब्रिटिशर्स की जीत हुई। अब इसका और क्या क्या नतीजा निकला। स्वाली का युद्ध होने पे सबसे पहली चीज तो पुर्तगालियों का जो एकाधिकार था व्यापार पर, एकाधिकार जो व्यापार पर था वो समाप्त हो गया। दूसरा क्या नतीजा निकला, 1613 में सूरत में ब्रिटिशर्स की प्रथम फैक्ट्री लगी। ब्रिटिशर्स की प्रथम स्थायी फैक्ट्री सूरत में लगी 1613 में। तीसरा, मुगल दरबार में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बढ़ी। मुगल दरबार में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बढ़नी थी क्योंकि वो पुर्तगालियों के दबाव में थे और पुर्तगाली को ब्रिटिशर्स ने हराकर ये दिखा दिया कि वो पुर्तगाली से भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं, और जो कि थे भी, जो ब्रिटिशर्स की जो जलीय शक्ति थी वो सबसे ज़्यादा थी यूरोपियों में। तो ये भी इसका प्रभाव पड़ा।
तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने भारत में अपनी सत्ता जमानी शुरू कर दी। अब यहाँ तक इतना ही। इसके बाद हम देखेंगे कि ब्रिटिश के और कौन कौन से अधिकारी आए, कहाँ कहाँ पर उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई, और उसके बाद कैसे कैसे उन्होंने अपना जो आने का पहले उद्देश्य है वो बताते थे कि भूभाग नहीं केवल व्यापार, उसको उन्होंने बदलते हुए किस तरह भूभाग अर्जित करने शुरू करे और भारत की राजनीति में कैसे कैसे हस्तक्षेप किया, वो सब हम आगे वाली वीडियोज़ में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।